हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी पृथ्वी। बच्चों, हम पिछले वीडियो में वायु किससे बनी है, किससे किससे मिलकर बनी होती है ना। तो हम ये पढ़ चुके थे कि वायु 99% यानी कि 99% भाग और लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है वायु, है ना। और वायु में मुख्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण, अन्य गैसें और भी गैसें आती हैं। इन सभी से मिलकर वायु बनी हुई है। तो आइए देखते हैं आज क्रियाकलाप 1। आवश्यक सामग्री में लेंगे हम कांच का एक गिलास लेंगे, बर्फ के एक टुकड़े लेंगे। ठीक है, गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े डालिए। कुछ समय पश्चात गिलास की बाहरी सतह का निरीक्षण कीजिए। बाहरी सतह पर क्या दिखाई दिया, ये बूंदें कहाँ से आई। बच्चों, जब हम एक गिलास लेते हैं उनमें गिलास में हम कुछ बर्फ़ के टुकड़े डालते हैं, तो गिलास की जो बाहरी सतह होती है बच्चों, उसमें हमें पानी दिखाई देने लगती हैं, है ना। यानी कि पानी की कुछ बूंदें दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, कैसे होता है ना। क्योंकि हम गिलास के अंदर डाले हुए हैं, जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो गिलास के अंदर डालते हैं, पर वो गिलास के बाहर में कैसे पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। तो देखिए बच्चों, वायु में जलवाष्प उपस्थित रहती हैं, है ना। हम यहाँ पर पढ़े हैं बच्चों कि वायु किससे मिलकर बनी होती हैं। तो जो शेष 1% भाग होता है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण, इन सभी से मिलकर हमारा वायु बना हुआ है। तो हमारे जो वातावरण है ना, इनमें क्या होता है, जल वाष्प होते हैं, यानी कि वाष्प के रूप में जल होते हैं, पर हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि वाष्प के रूप में हमें जो गैसें होती हैं वाष्पित रूप में, वो नहीं दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार से जल भी हमारे वातावरण में वाष्प के रूप में है, पर हमें दिखाई नहीं देते हैं। हमें कब दिखाई देंगे, वायु में जलवाष्प उपस्थित रहती हैं। गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर वायु ठंडी हो जाती है ना। क्या होता है बच्चों, जब गिलास में हम बर्फ़ के टुकड़े डाले हुए रहते हैं, है ना, तो उसकी सतह पर जो गिलास की बाहरी सतह है ना, तो वो ठंडा रहता है। तो जब वायु उसके संपर्क में आती हैं, गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती हैं, तो जो वाष्प होता है वो जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो बूंद बूंद पानी के रूप में दिखाई देने लगता है ना। तो जिसके फलस्वरूप कुछ जलवाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं, जो हमें गिलास की बाहरी दीवार पर दिखाई देती हैं। तो बच्चों, जिनके यहाँ फ्रीज है ना, आप लोग देख सकते हैं खुद भी घर में, आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिए। एक गिलास लीजिए, उसमें बर्फ़ के टुकड़े डालिए और गिलास की बाहरी सतह को फिर देखिए, बाहर से वो पानी की कुछ बूंदें दिखाई देंगे। वो क्या होता है, जब ठंडी सतह यानी कि गिलास की ठंडी सतह पर जो हमारे वातावरण में जो वायु है वो उनके संपर्क में आती हैं, तो क्या होता है, वो जल जो वाष्प के रूप में होता है वो जल के रूप में कुछ बूंदों के रूप में दिखाई देने लगती हैं। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री में हम लेंगे प्लास्टिक अथवा कांच की बोतल। ठीक है, यहाँ पर आप लोग डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे बच्चों। हम प्लास्टिक अथवा कांच की बोतल लेंगे। ये प्लास्टिक की भी हो सकती है या फिर कांच की, है ना। दोनों में से कोई भी बोतल आप लोग ले सकते हैं। 2 छेद वाला कार्क लेंगे, है ना। कार्क आप लोग जो रबर का बना हुआ रहता है कार्क, ये आप लोग देख रहे हैं, 2 छेद वाला कार्क लेंगे। अथवा बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं, उसके जगह पे कार्क नहीं है तो बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं। कांच की पतली नली अथवा फलों का रस, पीने की नली, चूने का पानी। ठीक है, इतना चीज़ हम आवश्यक सामग्री में लेंगे। बोतल को चूने के पानी से लगभग 1/4 भर लें एवं उसके मुंह पर 2 छेद वाला कार्क लगा दें। यहाँ पर 2 बोतल आप लोग देख रहे हैं बच्चों, इनमें हम चूने का पानी 1/4 भाग पर, यानी कि 4 भाग होते हैं, इनमें से सिर्फ 1 भाग पर, है ना, हम 1/4 भाग पर चूने का पानी भरेंगे। ठीक है, और क्या करना है, देखिए, मुंह पर 2 छेद वाला कार्क लगा दें। यहाँ पर 2 छेद वाला कार्क लगाए हुए हैं और कार्क के दोनों छेदों में चित्र 1.1
3 के अनुसार नली क और ख लगा दें, है ना। नली क और नली ख, ये 2 नली हैं, एक क है और एक ख है, 2 नली लगा दिए हैं। और मोमबत्ती जलाकर मोम के बूंदे डालकर इन छेदों को इस प्रकार सील कर दें कि नलियों के आसपास बिल्कुल जगह न छूटे। तो हमें मोम की सहायता से इस कार के इर्द गिर्द में, है ना, हमें क्या करना है, मोम की बूंदे डालना है ताकि कार के दोनों छेदों में ये अच्छे से सील हो जाए, है ना। आसपास बिल्कुल जगह न छूटे। ध्यान रखें कि नली क का बोतल के भीतर वाला सिरा चूने के पानी में पूरी तरह से डूबा रहे। देखिए क वाला जो है नली, वो क्या है, पूरी चूने का पानी में डूबा हुआ है। ख का सिरा चूने के पानी की सतह से ऊपर रहे। तो देखिए जो ख वाला है, ख का सिरा, ये चूने के पानी की ऊपरी सतह पर है। नली ख के स्वतंत्र सिरे से मुंह द्वारा हवा खींचिए, है ना। इस प्रकार से मुंह लगाकर हमें क्या करना है, नली ख से हवा खींचना है। तो इस प्रकार से हवा खींचेंगे। ऐसा करते रहने से नली क से वायु बोतल के भीतर पहुंचती है ना। क से क्या होता है, वायु क से भीतर पहुंचती है। और ख के स्वतंत्र सिरे से मुंह द्वारा हम जब हवा खींचते हैं तो ऐसा करते रहने से क्या हो रहा है बच्चों, कि क से वायु बोतल के भीतर पहुंचती है। इसकी पहचान हमें चूने के पानी में उठने वाले बुलबुलों से हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए बुलबुला किस प्रकार से उठ रहा है। तो इसी से पता चल जाता है बच्चों कि वायु के बुलबुले चूने का पानी में जो दिखाई देता है, इससे पता चलता है कि वायु क के द्वारा बोतल में पहुंच रही है ना। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है। हमें मालूम है कि चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूधिया कर देती है। इस प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो बच्चों यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि वायु के बुलबुले, है ना, चूने का पानी को क्या कर देते हैं, ये कुछ समय पश्चात दूधिया कर देते हैं। दूधिया कलर यानी कि जो मिल्क का कलर होता है उस कलर में दूधिया कलर हो जाता है। तो ये क्यों होता है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये दूधिया कलर में बदल जाता है। तो बच्चों इससे यह ज्ञात होता है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है ना। तो हमें क्या पता करना है कि जलवाष्प होती है या नहीं हमारे वातावरण में, है ना। जो जलवाष्प है इससे बना हुआ है हमारा वायु, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है हमारा वायु, अन्य और भी गैसें, धूल के कण से वायु बना हुआ है। तो हम ये पता कर चुके हैं बच्चों कि जो जलवाष्प होता है ये हमारे वातावरण में उपस्थित होता है। इसी प्रकार से हम इस क्रियाकलाप के द्वारा ये भी समझे कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, क्योंकि पानी का चूने का पानी का कलर होता है वो दूधिया कलर में बदल जाता है ना। और ये किस कारण से बदलता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है ना। तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो दूधिया कलर बदलता है, इससे पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायु में उपस्थित होती हैं। अब क्रियाकलाप 3 करके हम देखेंगे। अपने घर शाला का एक ऐसा कमरा खोजिए जहाँ धूप आती हो। इस कमरे के सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दीजिए। पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दीजिए। अब जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश आ रहा हो उस ओर के दरवाजे या खिड़की को थोड़ा खोल दीजिए, जिससे सूर्य का प्रकाश एक संकरे स्थान यानी कि झिरी से कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आपको सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण दिखाई दे रहे हैं? ये कण क्या है? ये वायु में उपस्थित धूल के कण हैं, जो समय तथा स्थान के साथ कम या ज़्यादा हो सकते हैं,
है ना बच्चों। तो हमें ये भी पता चल गया इस क्रियाकलाप 3 के द्वारा कि हमारे वातावरण में, वायु में जल के कण धूल के कण भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो छोटे बहुत जो झरोखे होते हैं या फिर झिर्रियाँ होती हैं, उनसे जब प्रकाश आती हैं तो उस प्रकाश में आप लोग को अच्छे से धूल के कण दिखाई देते हैं। तो स्थान, जैसा स्थान होता है बच्चों, उसके अनुसार हमें धूल के कण कम या ज़्यादा भी दिखाई देते हैं। कहीं पर कम होता है, कहीं पर अधिक होता है। क्रियाकलाप 1, 2 और 3 से यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु में कुछ गैसें, मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। तथापि वायु में इनकी मात्रा में अंतर के कारण संरचना में भिन्नता हो सकती है। वायुमंडल पृथ्वी के लिए सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। यह पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों को सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें तथा अत्यधिक ताप के दुष्प्रभावों से बचाता है। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, जो वायुमंडल होती है, इनके कारण से पृथ्वी के लिए वायुमंडल पृथ्वी के लिए सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है ना। हम जहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो जो वायु है, वायुमंडल है, वो हमारे पृथ्वी के लिए सुरक्षात्मक आवरण होते हैं, क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी हानिकारक जो किरणें निकलते हैं, इनसे हमें बचाते हैं, है ना, दुष्प्रभावों से बचाते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों 1.3 पृथ्वी तथा सौर मंडल, है ना, सौर मंडल पृथ्वी के बारे में देखेंगे। सूर्य एक तारा है। आप सभी जानते हैं बच्चों कि सूर्य एक तारा है जिससे प्रकाश एवं ऊष्मा लगातार निकलती रहती है। सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। देखिए, सूर्य एक ग्रह है ना। तो बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, जुपिटर, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, ये सभी ग्रह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है ना। सबसे निकट का जो होता है पृथ्वी के, जहाँ हम रहते हैं, सूर्य के नहीं, पृथ्वी के, है ना। तो जहाँ हम रहते हैं पृथ्वी में, तो सबसे निकट का जो ग्रह होता है बच्चों, वो कौन सा है? शुक्र है ना। क्योंकि देखिए, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन होता है? बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। तो बहुत लोग ऐसा भी समझ लेते हैं कि पृथ्वी से भी पास कौन सा है? मंगल है। पर ऐसा नहीं देखना है हमें। किस प्रकार से हमें देखना है बच्चों? मान लो ये हमारा पृथ्वी है ना, जहाँ हम रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पृथ्वी है, पर हमारे पृथ्वी से सबसे पास का जो ग्रह होता है, वो निकट का जो ग्रह है, वो शुक्र है ना। तो इस साइड में क्या है? शुक्र है, फिर उसके बाद में क्या है? मंगल है। ठीक है। तो अब देखिए कि दूरी की क्रम को यदि हम मापा जाए, दूरी की क्रम, है ना, तो ये देखिए, मंगल पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर है। इनकी यदि दूरी को मापा जाए तो मंगल थोड़ी दूरी पर है, और पृथ्वी से निकट जो ग्रह है वो कौन है? शुक्र है ना। यदि दूरी को मापा जाए तो ये कम है, शुक्र पास पड़ता है ना, पृथ्वी से पास होता है, और मंगल दूर है। तो सबसे निकट का जो पृथ्वी के निकट का ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। इसलिए शुक्र को निकटता ग्रह शुक्र को माना गया है पृथ्वी का। ये सभी ग्रह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है ना। बढ़ती हुई यानी कि सूर्य से सबसे पहले का जो ग्रह है वो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर वरुण। ठीक है। अब देखते हैं प्लूटो ग्रह नहीं है ना। ग्रहों की परिभाषा तय करने के लिए चेकोस्लोवाकिया में 75 देशों में 2500 वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन में हिस्सा लिया। वैज्ञानिकों ने ग्रहों की परिभाषा तय करने के पश्चात देखा कि प्लूटो परिभाषा के अनुरूप नहीं है, अतः वह ग्रह नहीं है।
ठीक है, यानी कि परिभाषा के अनुरूप नहीं है। कहने का मतलब बच्चों कि प्लूटो ग्रह नहीं है। आप लोग सभी जानते हैं कि क्यों ग्रह नहीं है, क्योंकि प्लूटो का द्रव्यमान आकार बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण से वो पूर्णतः गोल नहीं होता है ना। तो द्रव्यमान अधिक होना चाहिए, आकार गोल होना चाहिए, है ना। और ये अपने ही कक्षक में चक्कर नहीं लगाते हैं बच्चों। क्या करते हैं, ये जो नेपच्यून है उसके भीतर ये उनके कक्षकों में पहुंच जाते हैं। इसके कारण से इनके कुछ इस प्रकार से इनके कुछ बातों पर विवाद हुआ और इन्हें ग्रह के बिरादरी से अलग कर दिया गया। इसलिए प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है और ये परिभाषा के अनुरूप रहते हैं, अनुरूप नहीं है। प्लूटो की परिभाषा के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह ग्रह नहीं है। कुछ ऐसे आकाशीय पिंड भी हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं, इन्हें उपग्रह कहते हैं। यह ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य ग्रहों एवं उपग्रहों को मिलाकर सौर मंडल अथवा सौर परिवार बनता है। तो बच्चों देखिए, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह, है ना। जो कि प्राकृतिक उपग्रह देखा जाए तो हमारा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि सूर्य है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है बच्चों, जो कि प्रकृति में पहले से ही उपस्थित है। और कृत्रिम उपग्रह भी बनाए गए हैं पृथ्वी के, जो आर्यभट्ट है, भास्कर है, एप्पल है ना। ये कृत्रिम उपग्रह हैं। वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं बच्चों। बुध तथा शुक्र के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों के अपने उपग्रह हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है बच्चों। तो देखिए, सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पर जो ग्रह होते हैं उनकी परिक्रमा कौन करता है, उपग्रह करते हैं। जो भी परिक्रमा करते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह को हम ग्रह कहते हैं, और यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को हम ग्रह कहते हैं, और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले को हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज का आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग सौर परिवार ये डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। ये दूरी के क्रम में ग्रहों का डायग्राम है बच्चों, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह हैं, बनाए गए हैं। इन्हें आप लोग अच्छे से बनाइएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, सौर परिवार का डायग्राम। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर। बच्चों आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं बच्चों, ताकि आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए।